ये आगे का टॉपिक है वही गॉस लॉ के ऊपर जो बात आपने सीखी थी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यही तो आया था कि नहीं आया था, पता होगा आप सबको। ये कैसे आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर छोटा सा कोई भी ऐसे सरफेस बना लीजिए, यहां पर कोई चार्ज अंदर क्यू रख दीजिए। ये कैसा सरफेस है, गॉस ने कौन सा सरफेस लेने की बात करी है, कैसा पृष्ठ? क्लोज होना चाहिए ना, बंद होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए, हाँ बंद पृष्ठ ही होना चाहिए। इसलिए जब डेफिनेशन पढ़ने लगते हो, जब लॉ बताने लगते हो, तो उसमें सबसे पहले बताओ किसी बंद पृष्ठ से द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। स्पेशल क्लोज सरफेस के लिए ही ये लॉ है, स्पेशल क्या, केवल इसी के लिए ही है। बंद सरफेस होना चाहिए और चार्ज यहां पर बैठा है, अंदर चार्ज इस सरफेस से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, बंधा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होता है, चार्ज का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है, यही होता है फ्लक्स। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक आध दो न्यूमेरिकल भी हम करवा सकते हैं, बट रुकिए अभी पहले इसके बारे में अच्छे से पीएचडी करिए। आपने क्या किया था भाई, छोटा सा डीए लिया था, याद होगा ना। इस छोटे से डीए से गुजरने वाला फ्लक्स आपने लिखा था सर डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ये कैसा चार्ज है, एक छोटा सा ही तो चार्ज रखे हो ना, डिस्क्रीट वाला चार्ज, बिंदु आवेश ही तो रखे हो अंदर, कंटिन्यूअस चार्ज थोड़ी रखे हो, बिंदु आवेश रखे हो। और जब ये बिंदु आवेश रखे हो तो इसके कारण यहां पर तीव्रता अगर ये r दूरी पर है तो क्या लिखते हो, के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या लिखते हो, के क्यू अपान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो क्यू अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये आ गया आपका छोटा सा डी फाई ई, कितनी आसानी से आ गया। सोच गॉस लॉ कितना आसान है, बस एक फार्मूला याद हो मुझे, क्या है फार्मूला, वो मेन वाला, इससे पहले वाला फार्मूला, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स के कितने फार्मूले हो गए, दो, एक फाई गॉस के हिसाब से और एक फ्लक्स का रियल फार्मूला ई डी ए कॉस थीटा वाला, दो फार्मूले हैं। इन्हीं दोनों फार्मूलों से हम आगे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई भी जंग जीती जा सकती है आगे के सारे टॉपिक्स में, केवल ये फार्मूला और केवल ये फार्मूला। मैं दिखाऊंगा इस फार्मूले का दम कितना है, आप लोग देख करके दंग रह जाएंगे कि ये फार्मूला इतना जरूरी है आपके लिए, और जो सरफेस पढ़ा है वो भी जरूरी था। अब अगर इंटीग्रेशन डी ओमेगा लगाएगा और वो भी क्लोज, बंद क्यों, अगर पॉइंट अंदर है तो 4 पाई से लेकर ना, तो इसके अंदर आता है नंबर 1, सबसे पहला अगर आवेश अंदर है, सबसे पहला केस क्या आता है इसमें, इफ चार्ज इज इनसाइड, चार्ज इज इनसाइड, अगर आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित है, पहला केस क्या लिखा जाएगा, अगर आवेश पृष्ठ के, चार्ज इज इनसाइड, अगर आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित है, तो सुनिएगा ध्यान से, यहां क्या लिखोगे, केवल फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, एकदम चल रहा है, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, यही तो लिखोगे ना। बताओ इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अगर पॉइंट अंदर लेते हो तो क्या 4 पाई होता है, 4 पाई ही तो होता है, यानी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, क्या 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, बचा क्या, केवल फाई इक्वल टू क्यू अपॉन, ये अगर चार्ज कहाँ है, अंदर, तो क्या केवल अंदर वाले चार्ज से ही मतलब है इसको। अच्छा, दूसरी बात करो, अगर चार्ज बाहर है, इफ चार्ज इज आउटसाइड, अगर आवेश बाहर है बेटा, अंदर नहीं है, अब बताइए आपको क्या लगता है, क्यों जीरो। अच्छा, आप खुद से सोच के बताओ जीरो क्यों कह दिया डायरेक्ट ही, क्योंकि गॉस के नियम में एक बात बहुत अच्छे से बोली गई है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, पृष्ठ से बद्ध आवेश बोला है। उस अगर मैंने कोई पृष्ठ ले लिया ना, तो वो आवेश इससे अटैच हो, बंधा हो, जुड़ा हो, इससे आजाद ना हो। अगर सरफेस से दूर है चार्ज, तो समझ जाइएगा कुछ तो गड़बड़ नहीं, पूरी गड़बड़ है, समझ रहे हो बात को। तो अगर चार्ज बाहर होगा तो उस पूरे सरफेस से कोई फ्लक्स गुजरेगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। तो इसका मतलब है इफ चार्ज इज आउटसाइड, तो फिर से वही लिखता हूं मैं, ध्यान से देख, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। बताओ अगर पॉइंट बाहर होता है तो आप इंटीग्रेशन डी ओमेगा कितना लेते हो, अगर आपका पॉइंट बाहर होता है तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा कितना लेते हो, यहां 4 पाई लेते हो, है कि नहीं है। इंटीग्रेशन डी ओमेगा क्या आता है, 4 पाई, किसके लिए है बेटा, क्लोज, सॉरी अगर आप अंदर हैं,
है कि नहीं है, अंदर के बिंदु के लिए। लेकिन यही चीज डी ओमेगा कितना आता है 0, अगर आप पॉइंट कहाँ लेते हैं बाहर, तो इसके मतलब हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0। 0 से किसी भी चीज का गुणा कराएगा 0 ही आंसर आएगा, तो फाई बराबर क्या हो गया 0। ये दूसरा कथन कितना हो गया, दूसरा। अब बात आती है तीसरा समझने वाली। तीसरी समझने वाली बात क्या है वो समझते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरे एकदम कहते हैं ना जनरल गॉस लॉ, मैथमेटिक्स फार्मूला आप सबको याद होगा, मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन पता है सबको। देखिए तीसरा पॉइंट, और तीसरा ही खास है, बाकी और तो सब बकवासी है। इफ चार्जेज वेदर चार्जेज इनसाइड और आउटसाइड, दोनों हो सकता है ना। इफ आवेश अंदर बाहर दोनों जगह स्थित हो, चार्ज इज इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। अब आवेश सोचिए दोनों के दोनों जगह है। मैं सरफेस बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत कठिन नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है ना, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है। कितने चार्ज हैं टोटल, कुल मिला के 4 आवेश है ना। और इन सब की वजह से मुझे क्या बताना है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। बात समझे ना। तो फ्लक्स एक ये गुजारेगा, एक ये गुजारेगा, और एक ये, और एक ये वाला। क्लियर है बात। तो ध्यान से देखो, अब मैं लिखता हूं पहले की वजह से। पहले की वजह से फ्लक्स जो भी लिखा जाएगा आप सबको पता होगा, है ना। मैं φ1 लिखता हूं बेटा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा सबको पता है, EDA cos थीटा चलता है नहीं चलता है, चलता है ना। और ये बाद में ये भी तो चलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट, सुनना ध्यान से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ये φ1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही क्या φ2 और φ3 और φ4, क्या सबको ऐसे लिखते चले जाएंगे, φ1 φ2 φ3 और φ4, है कि नहीं है। लेकिन अभी हम ये समझें कि सबके वजह से Q/4, क्योंकि सब Q1 Q2 Q3 है। तो φ1 बराबर, ध्यान से सुनना, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन Q1 की वजह से E1, अरे इसका वैद्युत क्षेत्र Q1 की वजह से E1 dA cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और ये मैंने लगा दिया क्लोज इंटीग्रल। क्लियर है, ये हो गया φ1 की वजह से। अरे EDA cos थीटा ही तो लिखा जा रहा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। फार्मूला यही होता है ना फ्लक्स को बताने का, φ बराबर EA cos थीटा, डी φ बराबर EDA cos थीटा। लेकिन मैंने φ टोटल लिखा है तो इस पर इंटीग्रेशन लग गया, ये हो गया इसका। φ2 बताओ क्या लिखा जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E2 dA cos थीटा। ऐसे φ3 क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल E3 dA cos थीटा। कुछ बदल ही नहीं रहा है, कितना आसान है, क्लोज इंटीग्रल E4 dA cos थीटा। क्या यहां तक क्लियर हुआ सब, यहां तक सब आसान है ना, कुछ है थोड़ी। फाई बराबर, अब जिनको फार्मूला ये वाला याद है, मैंने कहा था फ्लक्स बताने का 2 फार्मूला, एक तेरे सामने लिखा है, दूसरा फाई बराबर EDA cos थीटा। लेकिन आपने यहां डी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां इंटीग्रेशन लगाओगे, है कि नहीं है, वही तो किया गया है। और ये मैंने कह रहा हूं, अब यहां पर ध्यान से समझो अगर आप लोग, तो ये E की वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये सब करोगे तो dA cos θ/r²। क्या डी ओमेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन सब में, ये देखो ये अपने आप हर जगह मिलेगा, ये वाला फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या चारों में मिलेगा, 4 में से कौन से 2 में खत्म हो जाएगा, 4 में कौन से 2 में खत्म हो जाएगा। क्या पहले में और दूसरे में क्या दोनों पॉइंट बाहर बाहर है, और बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या वैल्यू 0 आती है। तो क्या ये दोनों फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो लिखोगे आप लोग, नेट फ्लक्स फाई नेट क्या लिखोगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और प्लस φ4। किनके 2 की वजह से सब 0 हो जाएगा, 1 और 2 की वजह से, इनकी वजह से फ्लक्स 0 है। क्या फ्लक्स 0 होने का मतलब कोनो फील्ड लाइन्स ही नहीं है, फ्लक्स 0 होने का मतलब कोनो फील्ड लाइन्स ही नहीं है, बताओ सोचो। फ्लक्स 0 का मतलब फील्ड लाइन्स है या नहीं है, फील्ड लाइन्स हैं। लेकिन जो फील्ड लाइन्स यहां इसको काट के जा रही हैं, अंदर गई, वही थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएंगी। तो जितना एंटर किया उतना ही क्या कर गया, एग्जिट, जितना प्रवेश किया उतना ही निर्गत कर गया। और इस हिसाब से आपके पास कुछ भी बचा नहीं रह गया। बात समझ आ रही ना। तो सबको पता ना, एंटर करने वाला फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो एंटर करे, प्रवेश करे, वो नेगेटिव, और जो एग्जिट करता है वाला कैसा होता है, दोनों जोड़ोगे तो 0 नहीं हो जाएगा। फ्लक्स स्केलर है, वेक्टर, सदिश, अदिश स्केलर है,
स्केलर है बेटा, तो बस डायरेक्ट ऐसे जब दोनों जोड़ोगे तो एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, एक प्लस 20 का एक माइनस 20 का, दोनों जोड़ोगे तो 0। समझ में आई बात ये? लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, इसका मतलब फील्ड 0 है कि नहीं है? नहीं। नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब फील्ड 0 नहीं है। नहीं तो सब चौके नहीं, 100% फील्ड 0 है। चार्ज है तो फील्ड बनेगी। इसका मतलब है जो फाई नेट लिखा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो भी फाई नेट लिखने की कोशिश करी जा रही है वो है क्या चीज असल में? E1 E2 E3 E4 सबको जोड़ा गया, सबको जोड़ा गया तो लिखा गया, डायरेक्ट लिखा गया इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, डायरेक्ट नहीं अब बस क्लोज इंटीग्रल dA, डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिया जाता है। और इसमें सीखने वाली बात यह है कि इस E dA cos थीटा में कौन से दो का फ्लक्स 0 है? φ1 और φ2, क्या इनका दोनों का 0 है? यानी अब मैं जब लिखूंगा इस फाई को किसके बराबर? Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर, Q अपान, तो मेरे लिए कौन सा Q काम आएगा, बाहर वाला या अंदर वाला? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा जाता है? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक और बात, ये Q इन क्या Q3 है, Q4 है या दोनों है? ये देखो φ3 प्लस φ4 यानी सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट फार्मूला आता है, केवल एक फार्मूला, यही तुम्हें याद करना था। और यही है जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? ये दोनों 0 हो जाते हैं बेटा, ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो अगर चार्ज कहीं भी हो, वेदर इनसाइड और आउटसाइड, दोनों जगह हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड किसकी वजह से है? एक की वजह से, दो की वजह से, तीन की वजह से, चार की वजह से, सब की वजह से, सब की वजह से। और फ्लक्स किसकी वजह से है? तीनों चारों की वजह से। चार्ज कौन सा है? ये केवल 3 और 4। ये फील्ड किसकी वजह से है? चारों, अंदर वाले आवेश से भी और बाहर वाले भी। फील्ड सबके वजह से होती है, लेकिन ये जो चार्ज है केवल कहां वाला होता है? अंदर वाला होता है। दो बातें यहां से याद रखने वाली चीज है, केवल दो ही बातें। पहली बात यह है कि ये फील्ड कहीं की भी है, कहीं की मतलब सबकी है, अंदर बाहर दोनों आवेशों की फील्ड है। और ये आवेश कौन सा आवेश है बेटा? केवल और केवल अंदर वाला, और केवल अकेला नहीं बल्कि नेट कुल आवेश होता है। नोट करिए, टोटल फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। अगर आवेश अंदर होता है, चार्ज इज इनसाइड। यदि आवेश कहां स्थित है? अंदर स्थित है। तो अंदर स्थित होता है तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा कितना आता है? 4 पाई। वो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आपके पास आया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। बस अगर अंदर स्थित है तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पुराने वाले लेक्चर में आपको, जस्ट पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा सॉलिड एंगल के बारे में। इसीलिए PhD करवाया था सॉलिड एंगल के बारे में। सब लोगों को लग रहा होगा सब पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, सब पता नहीं काम आएगा या नहीं आएगा। और देखो आज वही समझ आ रहा है। अगर अंदर पॉइंट होता है तो 4 पाई, और बाहर पॉइंट हो गया तो 0। ये देखो फ्लक्स हो गया 0। और अगर चार्ज दोनों जगह स्थित हो, अंदर बाहर सब जगह ना, तो फील्ड केवल अंदर वाले के सबके कारण, और चार्ज केवल अंदर वाले का, क्योंकि फ्लक्स केवल 3 और 4 देगा और कोई नहीं देगा। फार्मूला क्या लिखा आप लोगों ने फ्लक्स का? फ्लक्स का क्या फार्मूला लिखा? दो, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA या E dA cos थीटा, यही तो लिखा ना, इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन IN का मतलब अंदर वाले अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गणितीय स्वरूप जो आपने कल पढ़ा था। लेकिन आया कैसे वो आज समझ में आया होगा कि चार्ज अगर अंदर बाहर कहीं भी हो, E किसी के भी वजह से, मतलब सबके वजह से होती है, अंदर बाहर दोनों चार्जेस की वजह से। लेकिन Q केवल कौन से चार्ज होते हैं? अंदर वाले, और अंदर वाले टोटल, अंदर वाले टोटल। अब मैं एक सवाल करा दूं, अभी देख करके आप शायद डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि सर कितना फ्लक्स होगा। ये कोई गोला है, ठीक है, और इस गोले पर यहां रखा है बेटा +5 कूलम और यहां रखा है -5 कूलम। बताओ इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा? कितना फ्लक्स बाहर आएगा? कितना फ्लक्स बाहर आएगा? क्या Q इन में Q अकेला होता है या सब होता है? सब होता है। क्या दोनों जोड़ोगे तो? क्या चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इसे योगात्मक कहते हैं। और ये जुड़ता है किसके साथ? साइन के साथ। तो +5 और -5 इकट्ठा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? नेट चार्ज 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि जो भी यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी इस पे कैप्चर हो जाएंगी, जो भी निकलेंगी यहां पर आके टर्मिनेट हो जाएंगी। और अगर मान लो कोई बाहर गई भी तो क्या एक बार काटेगी और दोबारा लौट के ऐसे घूम करके वापस यहां आएगी कि नहीं आएगी? आएगी।
तो एक बार यहां से प्लस से चली बाहर गई सरफेस, एक बार तो काटी यहां पर, लेकिन दोबारा क्या फिर से यहां काट रही है, देख एक बार एग्जिट कर रही है और दोबारा एंटर कर रही है, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। इसका मतलब है अगर एक ही फील्ड लाइन एक ही सरफेस को 2 बार काटेगी तो फ्लक्स 0 होगा। देखो ये वाली फील्ड लाइन है, इस सरफेस को कितने पहली बार काटी, एक पहला कॉलिजन, पहला इंटरसेक्शन, और यहां पर दूसरा एक के लाइन है और कितनी बार काट रही है, एक ही फील्ड लाइन अगर किसी सरफेस को 2 बार काटेगी तब हम लोग क्या बोल देंगे, डायरेक्ट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। और वैसे भी असल में अगर ध्यान से देखो तो ये क्या एक डाइपोल नहीं है बेटा, द्विध्रुव क्या है एक। तो अगर किसी बंद पृष्ठ में, बंद गोले में, स्फीयर में कई सारे द्विध्रुव रखे हों, बहुत सारे डाइपोल रखे हों, तो उससे नेट फ्लक्स कितना बाहर आएगा, नेट फ्लक्स कितना रहेगा 0, क्योंकि नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल का 0। पढ़ा है तुम लोगों ने सब डाइपोल की प्रॉपर्टीज में। किसी द्विध्रुव का, द्विध्रुव मतलब बराबर आवेश लेकिन प्रकृति में विपरीत, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये सच है। आइए, अगर अंदर कोई बंद गोला हो या बंद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, डिब्बा हो, उसमें अगर डाइपोल रखा है ना, 10 डाइपोल रखे हैं, मान लो 100 डाइपोल, 100 द्विध्रुव, तो बताओ बाहर कितना फ्लक्स आएगा 0, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस बाहर आएंगी भी मान लो वो घूम करके वापस अंदर भी जाएंगी और एक ही लाइन एक ही सरफेस को 2 बार काट चुकी रहेगी। ये बात याद कर लेना, डायग्राम से आपका कई बार फ्लक्स में बाजी जीत सकते हैं। अगर एक ही लाइन 2 बार काटेगी तो फिर आंसर 0 रहेगा, क्योंकि अगर 2 बार काटने का मतलब समझ रहे हो ना, एक बार एग्जिट करेगी और एक बार एंटर करेगी। एंटरिंग नेगेटिव होता है, एग्जिट वाला पॉजिटिव होता है, टोटल कितना हो जाएगा 0। जैसे मैं एक बॉक्स बनाऊं, ध्यान से देखो, ये देखो बॉक्स, और फील्ड लाइंस ये लगा रखी है मैंने, ये E, और इसका एरिया जो है ना एक क्यूब है, और इसका कितने फलक होते हैं, एक घन में कितने फलक होते हैं, कितने फेस, 6 होते हैं ना, 6 फलक होते हैं, एक ऊपर का, दूसरा नीचे का, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, तो टोटल 6 फलक होते हैं। और यहां से आपने ये कोई बॉक्स लगा रखा है बेटा, है ना, इसी बहाने इसका एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा। ये देखो यहां से फील्ड लाइंस लगा रखी है, तो फ्लक्स केवल किससे बाहर जाएगा, मतलब किससे मुलाकात करेगा, एक इधर से, और ऐसे जाते जाते क्या इधर वाले से, इससे, इससे, और ऊपर वाले से और नीचे वाले से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और एरिया वेक्टर क्या यहां बाहर होगा, तो फ्लक्स 0। थीटा कितना डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है और फ्लक्स ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टच करते हुए जा रही है, ना कि क्रॉस करते हुए जाएंगी। ऐसे इधर से देखो, ऐसे क्रॉस कर रही हैं, यहां से ऐसे क्रॉस करेंगी फिर इधर से बाहर निकलेंगी, तब फ्लक्स माना जाएगा। बात समझे ना, तो ये ऐसा कुछ रखा है मान ले, तो एक बार इधर से एंटर करेगा फ्लक्स, तो जो भी फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेगी वही फील्ड लाइंस इधर से एग्जिट भी तो करेगी, तो टोटल फ्लक्स 0। और याद करो फील्ड लाइंस कहां से आ रही हैं, बाहर से, बाहर से मतलब किसी बाहर वाले पॉइंट पे चार्ज रखा होगा वहीं से तो आ रही हैं। और आपने पढ़ा भी है अगर चार्ज बाहर होता है तो फ्लक्स कितना मिलता है तुम्हें 0। सेकंड केस, गॉस लॉ में सेकंड केस देख यही लिखा है तुम लोगों ने, अगर वही पॉइंट बाहर होगा तो फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। वही चीज लिख रखा है तुमने, चाहे इधर से एंटर करे और उधर से बात एग्जिट करे। लेकिन सोच अगर यही चार्ज जो कहीं यहां कहीं रखा था आपने, यहां रखा था, इस हिसाब से अगर यहां ना होकर के अंदर रख दिया जाए, तब बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा बाहर, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। क्यू चार्ज अंदर रखा है, क्यू चार्ज, बताओ कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इससे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने क्या बताया था, किसी बंद, क्या ये बंद है 3D है और चार्ज कहां रखा है इसके अंदर, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना 1/एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ऐसे केस में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि सीधे डायरेक्ट लिखो, अगर आवेश बंद है ना तो सीधे फाई इक्वल टू क्या लिख दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सीधे ये लिख दो और कोई दिमाग मत लगाइए। सोच मैंने गोला लिया, गोला है स्फीयर, ये ओपन होता है क्लोज होता है बेटा, क्लोज, और यहां मैंने आवेश रखा Q। अब बताओ इससे बाहर कितना फ्लक्स निकलेगा, Q अपॉन, मतलब अगर चाहे घन हो क्यूब तो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चाहे गोला हो तो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने एक क्यूबॉइड ले लिया, क्यूबॉइड, घनाभ, और मैंने इसके सेंटर पे रख दिया, तो बताओ कितना फ्लक्स, क्या ये बंद है कि नहीं बंद है, बंद है। इसका मतलब है फ्लक्स किस पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्या शेप और साइज के बेसिस पर,
अरे आपने जब डेरिवेशन किया था तो क्या ऐसा कुछ सरफेस लेकर के किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल आना टेढ़ा सा डेफिनेशन अपने दिमाग के जैसा, और यहां चार्ज रखा था, इससे भी कितना फ्लक्स बाहर आता? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता? शेप और साइज के वजह से। साइज कैसा है, बड़ा है या छोटा है, और शेप कैसा है, देख बड़ा और छोटा, शेप से कोई लेना देना है नहीं लेना देना। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला, 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और इसके केंद्र पर रखा है, इसके केंद्र पर रखा है 50 क्यू, और 2 सेंटीमीटर के बजाय मैंने लिख दिया बेटा 8 सेंटीमीटर रेडियस का, और इस पर भी क्यू रखा है। इससे निकलने वाला फ्लक्स बताओ, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन, अरे बेटा बंद है, गोला है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है साइज से भी लेना देना, बड़े और छोटे से भी कोई फर्क, यानी फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्लक्स किस पे निर्भर नहीं करता? वस्तु के आकृति और आकार पर, शेप और साइज पे डिपेंड। अच्छा एक और सवाल ध्यान से देख, अगर चार्ज आपने सेंटर पे रखा है, सेंटर पे ना रख करके आपने यहां रखा होता वो चार्ज, क्यों? अब बताओ फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा? अब बताओ फ्लक्स कितना निकलेगा? क्या चार्ज अभी भी बंद है कि नहीं बंद है? अभी भी चार्ज बंद है। ये आपने यहां क्यों रखा है? आप यहां रख लेते तो अंदर है, लेकिन अभी डिब्बे के अंदर ही है, क्या वही होगा? यानी ये और किस पे डिपेंड नहीं करता? अंदर, अंदर अगर आप गोले के अंदर हैं, डिब्बे के अंदर हैं, बॉक्स के अंदर हैं, क्लोज सरफेस के, तो चार्ज की लोकेशन पर भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर बाहर, अगर कहीं इधर किनारे किनारे पे आ जाएगा तो डिपेंड करेगा। अंदर कहीं भी रख दो, हमेशा फ्लक्स कितना रहने वाला है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 बातों पर पता चल गया, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, और अंदर कहीं भी रख दो तो भी कितना फ्लक्स बाहर आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आई ना? अंदर कहीं भी, ये कुल मिला के ऐसे समझो कि अगर आपने कोई कैंडल ले लिया या फिर कोई क्या बोलते हो, अगरबत्ती देखा है, पूजा पाठ करते होंगे, तो फिर वो अगर मान लो वो ले लिया आपने और उसको किसी बॉक्स में रखा है, एक बॉक्स में रख दिया आपने, तो उससे जो भी स्मोक बाहर आएगा, जो भी स्मोक बाहर आएगा, आपने इतना छोटा बॉक्स लिया है तो उतना ही स्मोक बाहर आएगा कि जितनी उसकी क्षमता है, और अगर आपने डिब्बा थोड़ा बड़ा कर दिया तो क्या अब वो स्मोक ज्यादा बनाने लग जाएगी? क्या अभी भी उतना ही स्मोक बाहर आएगा जितना पहले बाहर आ रहा था? यानी वही स्मोक ही फ्लक्स है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना बड़ा डिब्बा लेकर, कितना बड़ा कंटेनर लेकर के आते हो, है कि नहीं है? वो डिपेंड किस पे कर रहा होगा? अगर सोच, 1 के बजाय 2 रख दे, 2 के बजाय 5 रख दे, तो क्या अब फ्लेम, वो स्मोक, धुआं बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तब तो ये बात समझ में आता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? क्या चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, परिमाण पे? चार्ज जितना ज्यादा, क्या उतना ही ज्यादा फ्लक्स। सोच अगर चार्ज ही ना हो, एक को, इसमें एक भी चार्ज ही ना हो, ये लो गायब हो गया, बताओ कितना फ्लक्स बाहर आएगा? जब आवेश ही नहीं है तो फ्लक्स, अरे Q 0 हो गया कि नहीं हो गया? Q 0 तो फ्लक्स 0। यानी ये 2 बातों पे डिपेंड नहीं करता। वो कौन कौन सी बातें थी? शेप और साइज। शेप से कोई लेना देना, साइज से कोई लेना देना। दूसरा, अंदर अगर बैठा है तो कहां है, इससे कोई लेना देना। हाँ, अगर बाहर गया तो 0, बाहर गया तो लोकेशन से मतलब तो है, लेकिन अगर अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं है? हाँ। नंबर 1, फ्लक्स से जुड़ी बातें में क्या क्या लिखोगे? यह वस्तु के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता। दिस, या फिर ऐसे लिखे डायरेक्ट, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फ्लक्स वस्तु की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता। वस्तु की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दूसरी बात क्या बताया आप लोगों ने? अगर चार्ज अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो क्या जरूरी है वो सेंटर पर ही रहे? क्या अंदर कहीं भी हो सकता है? अगर वो अंदर है तो कहीं भी रह सकता है, बाहर है तब तो आंसर 0 है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अंदर जरूरी नहीं कि सेंटर पे होगा तभी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। चाहे यहां रखो और चाहे यहां रखो और चाहे यहां रखो, तो भी आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस ने बताया क्या है, क्या पृष्ठ बंद है कि नहीं बंद है? क्या अभी भी ये चार्ज उससे बंधा हुआ है, अंदर है कि नहीं है? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डेफिनेशन है। गॉस की स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जो अगर एक बार समझ ले गई ना तो पूरा लाइफ आगे आसान हो जाएगा, तुम्हारी पूरी फिजिक्स
जब पूरा चैप्टर है आसान हो जाता है। लिखो सेकंड बात लिखिए, नंबर दूसरे में क्या लिखोगे? यह बद्ध आवेश की स्थिति पर, यह बद्ध आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड, यह बद्ध आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। बद्ध आवेश का मतलब समझते हो ना? पृष्ठ से घिरा आवेश, अगर वो घिर गया है तो अंदर कहीं भी हो सकता है। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज, ऐसे लिखे, ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या लिखा आप लोगों ने? लिख लिया ना? बद्ध आवेश का मतलब घिरा हुआ आवेश। अगर पृष्ठ से आवेश घिरा है ना तो वो कहीं भी हो सकता है। जैसे मेरा एक सवाल है, देखो यहां पर, अगर इस समय जो इसके अंदर इंक रखी है, इंक है कि नहीं है चेक कर लें, है तो मुझे महसूस हो रही है, बट आप लोगों को क्या पता, दिखाओ तो जाने। ये देखो, ठीक है, इस समय, अच्छा ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, घन घनाभ, घनाभ है, क्यूबॉइड है ना, और ये इसमें रखा गया है। क्या ये जो अंदर इंक है, सपोज दैट दिस इज लाइक अ चार्ज, अब बताओ सब लोग, क्या इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक यही चीज पता है, अगर चारों तरफ से घिरा है, लेकिन अगर वही इंक बाहर ला के रख दिया, यहां रख दिया, अगर वही सेम इंक अंदर ना हो करके यहां बाहर ले आए, तो अब बताओ क्या जितनी फील्ड लाइंस इधर से जाएंगी उतनी बाहर आ जाएंगी? जीरो। लेकिन अंदर वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इस क्यूबॉइड के सेंटर पर ही हो, वो अंदर कहीं भी बस घिरा होना चाहिए, है कि नहीं है? अब सोचो अगर आवेश वहां ना हो बेटा, वहां ना हो करके यहां कहीं लाके रख दिए, तो सोचने वाली बात है ना? क्या ये घिरा है? बताओ, घिरा है? कितने तरफ से घिरा है? क्या शायद एक या दो तरफ से घिरा है? अच्छे से नहीं कह सकते, तो अब आंसर वो नहीं आएगा जो अब तक लाते थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सीखेंगे उसको भी, इसीलिए तो पूरा डिब्बा लेकर आया तुम्हारे पास। चलिए तीसरी बात लिखिए, किस पे डिपेंड करता है? ये दो बातों पे तो डिपेंड नहीं करता, तीसरा किस पे डिपेंड करता है? क्या आवेश के, भीतर के आवेश के परिमाण पे डिपेंड करता है? फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, लिखिए, यह भीतर के कुल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यह भीतर के कुल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, आवेश के परिमाण पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। अरे उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी बेटा, जितना चार्ज उतनी ही फील्ड लाइंस, बस इतनी सी बात है। अरे तुम केवल उसको स्मोक वाला, धुआं वाला कॉन्सेप्ट याद रखना बस, है ना? और स्मोक में स्मोकिंग वाला नहीं, स्मोकिंग वाला जान गए होंगे, हाँ सर, एक अगर लगाए इंसान तो फिर थोड़ा सा धुआं, दो तीन लोग, है ना? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड इट इज ऑल्सो डेंजरस टू हेल्थ, जानलेवा है। मिटा दे, ये सब समझ में आ चुका है, सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा आप लोगों ने फ्लक्स से रिलेटेड, और गॉस की नियम के बाद निकलने वाले 3 पॉइंट्स। पहला, साइज पे डिपेंड नहीं करता, उसी में पढ़ा आपने, शेप पे डिपेंड नहीं करता, और तीसरा दूसरा कि लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, अंदर कहीं भी रह ले, और तीसरा डिपेंड भी करता है तो किस पर? मैग्नीट्यूड पर। अगर ये Q है ना, और ये बेटा यहां पर मैंने 2Q कर दिया, तो अब कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे अब Q के बजाय कितना है? 2Q है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया? चलो एक सवाल ऐसे डायरेक्ट देता हूं, रफली सवाल, रफली क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ठीक, ये कोई स्फीयर है, गोला, ठीक है, और इसकी रेडियस हो 2 सेंटीमीटर, है ना, और इसके सेंटर पर 5Q चार्ज रखा है। कितना? 5Q। बताओ इसका, इससे निकलने वाला फ्लक्स, डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर, बताओ कितना फ्लक्स इससे बाहर आ रहा है? Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। अरे जल्दी बोलो, अरे सब लोग बोलो बेटा, कितना आंसर बताइए? करना कुछ नहीं है, Q कितना दिया है? 5Q अपॉन में क्या कर दो? एप्सिलॉन नॉट, तो आगे कितना फ्लक्स हो जाएगा? 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर। बस यही तुम्हें याद हो तो तुम बस, घिरा है कि नहीं घिरा है, इनक्लोज है ना, बस यही तो चेक करना है, इनक्लोज है या नहीं है।
बस यही चेक करना है, बस कहीं से खुला ना हो, ओपन ना हो, दिख ना जाए बाहर से, अंदर रहे तो ठीक है, अगर बाहर दिख जाएगा तो वो फ्लक्स में योगदान नहीं देगा। इतना सा ध्यान देना है बस। चलो इसकी रेडियस को मैंने 2 सेंटीमीटर के बजाय बेटा 5 10 हाँ डबल कर देता हूं 4 सेंटीमीटर, और चार्ज उतने रखा। अब बताओ फ्लक्स 5 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या 10 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट? 1 2 कौन सा गलत है, 1 या 2? 2 गलत है बेटा, वही तो पूछ रहा हूं मैंने सही थोड़ी पूछा था। अरे फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता? साइज पर। यहां साइज केवल डबल हुआ है, चार्ज तो, और अगर ये 15 कर देता ना तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते ना हो जाते, फिर आंसर क्या होता? 15 क्यू अपन, बस 15 हो गया सही। तो ये तरीका होता है समझने का। क्लियर है क्या सब? एकदम अच्छे से याद रहेगा, ये तीनों पॉइंट दिमाग में छप जाने चाहिए, क्योंकि तभी सवाल लगा पाओगे अच्छे से, वरना सवाल लग। अब अगर इन केस ऑफ अगर कोई चार्ज इनक्लोज ना हो, घिरा, फिर हम सवाल कैसे लगाएंगे? सोचो, आपके सामने मैं लेकर के आता हूं। यार कहां गया सर? ये देखो, है ना? अरे एक सेकंड, एक ही लेकर चलता हूं। अभी अगर चार्ज अंदर है, बताइएगा ध्यान से, अच्छे से समझ के, अगर चार्ज अंदर है, इंक को ही तुम चार्ज मानो, तो कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है पता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q ही मन में रखना, पूछने मत लग जाना कि सर कितना चार्ज अंदर है, हमेशा Q ही याद रखते हुए चलना, ठीक है? तो अभी आपने बताया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरा वो ऑब्जेक्ट है जो जिसके अंदर चार्ज रखा है। अब अगर चार्ज यहां ना ला करके मैं इसके इस पॉइंट पे रख लूं, या फिर इसके जो बजाय इस एक फेस पे, कितने फेस हैं बेटा टोटल कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फलक है ना? तो अगर आपने चार्ज अंदर रखा है, घन ही होता या घनाभ होता, कुछ भी होता, अगर अंदर Q चार्ज रखा है तो कुल फ्लक्स बताइए, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, कुल फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन, सही है एकदम। लेकिन ये कुल फ्लक्स में कितना फ्लक्स है, कहां से निकलने वाला? किसी एक जगह से या सब जगह से? क्या सभी 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स है कि नहीं है? सभी 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स है। कुल फ्लक्स का मतलब यही होता है, कुल फ्लक्स का मतलब यही होता है, गुजरने वाला फ्लक्स। अरे बेटा पूरा लिखने तो दिया करो, तुम लोग कहते सर गलत है। सभी, तो कितना लिखा? Q अपॉन। मेरा एक सवाल है, किसी एक फलक से फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, केवल एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? कोई बताएगा? एक पृष्ठ से गुजरने वाला कितना होगा? अरे क्या 6 फेस से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6, टोटल कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे टोटल मतलब कितना? क्या सभी 6 फलकों से गुजरने वाला कितना है? Q अपॉन, मैंने केवल एक सरफेस से पूछ लिया कि बस एक सरफेस से, केवल एक सरफेस से, तो मतलब इस 6 को 6 से भाग दे दो, तभी तो एक फलक आएगा। और यानी इधर भी क्या 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये 6 उठ करके इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आसानी से समझने वाली चीज है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि अगर मान लो जो चार्ज अंदर बाहर कहीं भी होता था, अब मैं उस चार्ज को यहां कर दूं, ये देखो यहां पर, यहां मैंने रख दिया, अब बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन, चार्ज यहां रखा है, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स नहीं पूछा मैंने, चार्ज यहां रखा है ऐसे। अब बताओ, बाहर नहीं है, 0 नहीं हो सकता है आंसर। अगर यहां होता चार्ज तब आंसर कितना हो जाता? लेकिन अभी चार्ज ऐसे रखा है, इस वाले पृष्ठ से जुड़ा हुआ है, इस वाले पृष्ठ से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपको चार्ज का पूरा हिस्सा दिख रहा है कि आधा हिस्सा केवल? तो आंसर है सीधे Q अपॉन हाफ एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ आया? इधर ध्यान से देखो, गॉस के हिसाब से क्या सवाल है? गॉस की प्रमेय क्या कहती है? बंद पृष्ठ हो, क्लोज सरफेस हो, और चार्ज इनक्लोज हो, घिरा हुआ हो। क्या ये चार्ज घिरा है पूरा? मैं कितनी और डिब्बी लगा दूं तो ये बंद हो जाएगा? क्या केवल एक ऐसी वाली? क्या ये क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या चार्ज पूरा पैक हो गया है? अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब आपने केवल ये वाला हटा दिया, तो मतलब इससे पूरा निकल रहा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने केवल आधा हिस्सा ही तो अलग किया है, तो बताओ इससे कितना निकल रहा होगा? Q अपॉन
हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन हाफ मत करो बेटा, क्यू अपॉन हाफ करोगे तो ऊपर चला जाएगा, क्यू है ना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई ये देखो चार्ज यहां रखा है ना, इससे अटैच है कि नहीं है, है, और इससे अटैच नहीं है, तो हमने क्या क्या कल्पना करी, इर्द गिर्द हमने चारों तरफ ये माना कि चार्ज मतलब एक सरफेस सामने भी होगा। अगर ऐसा हो जाता एकदम सेम सेम, ये देखो अब आप कह भी नहीं सकते कि नहीं सर क्या अलग अलग है, तो ऐसे केस में अगर ये पृष्ठ फेस पे रखा मैंने, फलक पे, तो मुझे एक और डिब्बी की जरूरत पड़ी, एक और बॉक्स की जरूरत पड़ी। ये क्लोज हो गया नहीं हो गया, पूरा चार्ज बंद हो गया, तो बस अगर बंद हो गया तो टोटल से निकलने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने केवल क्या आधा ही अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, तो बताओ कितना आंसर, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना आसान सा टॉपिक है, यहां रख दोगे तो फेस पे रख दोगे, तो अगर इस क्यूब के एक फेस पे रख दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये एक पृष्ठ पर ये 6, भाई देखो यहां पर कितने फेसेस हैं, 6 फेस से, 6 फेस है कि नहीं है, 6 फेस से रिलेटेड फ्लक्स है ना, कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको कितने फेस से बताना है, केवल यहाँ पर एक फेस से बताना, तो जब एक फेस से बताना होगा तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर 6 × 1 फेस, 6 × 1, तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवीजन में नहीं चला जाएगा, 1 फेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को 6 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को 6 से डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा। आइए देखिए आगे, अब इसको समझो, ये वाला समझ में आ गया पहला वाला केस, अगर फेस पे रखोगे तो कितना होगा फ्लक्स, बताओ सब लोग, क्यू अपॉन, यहां रखा है यहां पर, तो इससे निकलने वाला क्यू अपॉन 2। अच्छा अगर यहां ना रखा हो बेटा, अब देखो मैं और बदलने जा रहा हूं, यहां ना रखा हो, इसके एजेस पे रखा हो, यहां पर दीवार पे, ये, अब बताओ 0 बाहर है क्या, इससे अटैच तो है, पूरी तरीके से अटैच नहीं है, तो ये है वो जो चीज जहां पर अब आपको इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स बताना है। अब आप सोचिए कितना है सर, अपना दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा। यहां रखा है चार्ज, यहां, यार कितना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर यू श्योर, देखो सामने सामने देखो, यहां पर रखा ना चार्ज, क्या इधर से भी दिख रहा है, इधर से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और इधर से भी दिख, तो दो से दिख रहा है, क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर से सोच लो, अच्छा ध्यान से देखो, क्या इधर इससे बताना है ना, इस अकेले से, कि यहां रखा है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है इससे, तो ध्यान से देखो, मैंने इसको पैक करना शुरू किया, क्या एक पैक हो गया नहीं हो गया, अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी और कितना लगाना पड़ेगा, एक और, क्या अभी भी दिख रहा है क्या, तो क्या टोटल कितने लग जाते, 4, तो आपको कितने से बताना है, केवल 1 से, तो टोटल अभी कितने लग जाते बेटा, अभी क्या ये पूरी तरीके से पैक हो गया है, क्या अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो और इसको अगर बंद करना था तो क्या मुझे पूरा पूरा लगाना पड़ गया, पैक हो गया नहीं पैक हो गया, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इज द राइट आंसर, यहां पर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एक और बचा, इसी में एक और है सर, कितना है, बस अब यहीं पर जान छोड़ दे रहे हैं हम लोग। यहां अगर कोई चार्ज रखा है तो कोने पर, कॉर्नर पर, वर्टेक्स पर, वर्टेक्स का मतलब 6, आंसर पहले 6 6 5, ये देखिए यहां पर, ये अच्छे से मैंने लगा दिया, जल्दी सोचो, यहां पर रख दिया मैंने, तो क्या ये इधर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये कोना इधर से भी तो योगदान करेगा, ये देखो इधर से पैक किया, अच्छा इधर से तो 4 लग गए कि नहीं लग गए, लेकिन क्या ये कोना ऊपर भी तो दिखेगा 4, तो ये कोना केवल इस कमरे में काम नहीं आ रहा है, बल्कि इधर, पीछे, उधर और उधर, क्या 4 इधर और क्या 4 ऊपर भी काम आएगा, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो क्या टोटल 8, तो इसको घेरने के लिए कितने डिब्बे लगेंगे, 8 डिब्बे लगेंगे, यानी अगर कोने पर रख दोगे तो आंसर कितना लिखा जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। डायग्राम के साथ उतार लीजिए, इस सवाल के साथ, ये कॉन्सेप्ट के साथ, ये समझ में आ गया ना, सवाल पूरे सारे आसान थे, है कि नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई में थे, जो आप ये दूसरा इसके ऊपर क्यूब बनाते थे, क्या वो वाकई में रहता था,
बताओ, इमेजिन करते थे ना, कल्पना करते थे नहीं करते थे? इमेजिन ही तो करते थे। आप ये एज्यूम करते थे कि नहीं इसके ऊपर एक और होगा। ये जो बनाया था आप लोगों ने कि सर यहां पर अगर चार्ज है, ये चार्ज है, तो ऐसे रखा हुआ चार्ज, तो आप इसके आगे एक और लगा देंगे अगर, तो टोटल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आपने आधे से ही पूछा है, तो क्यू अपान हाफ एप्सिलॉन नॉट। यही तो बताओगे नहीं बताओगे? अच्छा देखो, एक सवाल और कर दो, अगर पता लग जाएगा तुम्हारा माइंड कितना एक्टिव है। इस गोले के सेंटर पे एक चार्ज रखा है बेटा, गोले के सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, क्यों? बताओ कितना फ्लक्स बाहर आएगा? वेरी गुड। मैंने इसको यहां से काट दिया, अब बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन, क्यों? ऐसा क्यों? क्या अगर इसको इनक्लोज करना हो, घेरना हो, तो क्या जितना नीचे है उतने ऊपर लगेगा? बस। तो ये जो आप कर रहे हो ना, इसके लिए एक नाम रखा गया है। ये जो इमेजिनरी, ये जो काल्पनिक आप बना रहे हैं, इसके लिए नाम रखा गया है, और इसका नाम है, कौन सा नियम है ये सब? किस? इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पर सरफेस का नाम दे दिया, गॉसियन सरफेस, है ना, जिसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना जाता है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाता है, समझे? गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाने वाला फील्ड है गॉसियन सरफेस, मतलब फील्ड नहीं, फील्ड में तो खींचा जाता है ये सब, ठीक है? तो हेडिंग का नाम गॉसियन सरफेस। आसान सा है, बहुत कठिन नहीं है। कैसा सरफेस है? पहले सबसे पहले आपको क्या पता है? क्या ये काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है? इमेजिनरी होता है। सबसे पहली बात तो ये काल्पनिक है। दूसरा 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा। 1D 2D 3D। बंद करने के लिए 3D ही आ सकता है। बंद करने के लिए कौन आएगा? 3D ही आएगा। तो ये क्लोज होता है, क्लोज का मतलब 3D होता है। क्या बात समझ में आ गई? 3D होता है। दोनों बातें क्लियर है? कहां बनाया जाता है? चार्ज को घेरने के लिए ही तो लाते हो इसको, चार्ज को, है कि नहीं? चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट को घेरे में करने के लिए, घेरने के लिए, है ना? तो इसका यूज है कि यूज किस लिए करते हैं बेटा? टू इनक्लोज द चार्ज, आवेश को घेरने के लिए इसका उपयोग करते हैं। टू इनक्लोज द चार्ज, आवेश को घेरने के लिए इसका मदद करा जाता है। कैसा होता है ये? अच्छा, आप लोगों ने अब तक जितना भी गॉसियन सरफेस लिया, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? क्या वो लो जो सिमेट्रिक हो, या कैसा भी ले सकते हो? क्या इसको घेरने के लिए आप ऐसा भी ले सकते थे? हाँ ले सकते थे, लेकिन क्या वो सिमेट्री में आता? और क्या इजिली ये बता सकते कि हाँ इससे भी उतना, इससे भी उतना? नहीं ना। इसलिए क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है कि हमें गॉसियन सरफेस लेना कैसा चाहिए? सिमेट्रिक, सममित लेना चाहिए, जिसका एरिया क्या आसानी से पता हो, है कि नहीं है? तो इसमें कह सकते हैं कि कैसा सरफेस है बेटा? इमेजिनरी, क्लोज, और उसके चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट को, है ना, चार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट, आवेश या आवेशित वस्तुओं को, चार्ज ऑब्जेक्ट्स, आवेश या आवेशित वस्तुओं को घेरने के लिए ये बनाया जाता है। सिमेट्रिक होता है बेटा, सममित होता है ये, है ना? सममित किस लिए? ताकि क्षेत्रफल आसानी से पता चल सके। एरिया कैन बी इजिली, एरिया इज नोन, जिसका क्षेत्रफल आसानी से पता हो। किसमें बनाया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट्स, गॉसियन सरफेस समझ में आया? गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, है ना? द imaginary closed surface drawn in electric field is called Gaussian surface. It comes to enclose the charge or charged objects. ये किस लिए आता है? आवेश या आवेशित वस्तुओं को घेरने के काम आता है कि नहीं है? चारों तरफ से घेराबंदी कर देगा तो बस वो दिखना बंद हो जाएगा, यानी बस चार्ज को ढकने, कवर करने के काम आता है। गॉसियन सरफेस किस काम आएगा? चार्ज को कवर करने पर, है कि नहीं है? मेज कोई गंदी हो और उसको कवर करना हो तो आप मेज पोछ ले आइए, है ना, है कि नहीं है? बेड गंदा हो तो बेडशीट नहीं ले आओ, बस कवर हो गया सब, है कि नहीं? वो भी तो एक सरफेस ही तो है। तो वैसे ही हम लोग क्या बनाते हैं? गॉसियन सरफेस। लेकिन वो कैसा होता है बेटा? 3D होता है। वो कैसा भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो, बेलनाकार हो सकता है, और क्या हो सकता है? गोलाकार
क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। अब आओ मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, आप लोग बताइए कि इसके लिए कौन सा होना चाहिए। नंबर एक में रखता हूं बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास केवल बिंदु आवेश है तो इसके लिए कैसा गॉसियन सरफेस ज्यादा अच्छा मानोगे आप लोग? क्यूब, क्यूबॉइड या स्फीयर? घन, गोला, घनाभ? सोच के बताओ। घन, गोला, घनाभ? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर? स्फीयर। स्फीयर इसलिए मानोगे क्योंकि क्या इस चार्ज से अगर ध्यान से देखोगे तो क्या डिस्टेंस हर जगह क्या डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी? हर जगह डिस्टेंस सेम होगी। तो गोला लेने का ये फायदा है कि सिमेट्रिक वाली बात बनी रह जाती है। एरिया तो मुझे वैसे भी पता रहेगा, चाहे क्यूब लो, क्यूबॉइड लो, स्फीयर लो, एरिया तो मुझे पता रहेगा। लेकिन हमें सिमेट्रिक केस भी देखना है कि चार्ज की लोकेशन से बराबर दूरी पर भी रहे, डिस्टेंस भी बराबर बनी रहे। इसलिए अगर बिंदु आवेश होगा तो कैसा होता है गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। दूसरा, अगर बिंदु आवेश ना हो, पॉइंट चार्ज ना हो, लीनियर चार्ज हो, लाठी चार्ज, रेखीय आवेश। अरे कोई सिलिंड्रिकल बोल रहा है भाई, कौन है जो पढ़ के बैठा है? बेटा मैं पढ़ाऊं तभी पढ़ना। आइए, अगर मान लो, वेरी गुड, तो ये प्लस 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 सब है बेटा, सारे प्लस प्लस हैं, सब प्लस प्लस हैं ऐसे ये, और इसको घेरना है। तो आप क्या गोला लाओगे घेरने के लिए से? क्या गोला लाओगे तो क्या इधर से गोला जल्दी नहीं मिल जाएगा? तो आप क्या लाना पसंद करेंगे इसके लिए? क्या एक बेलन लाना पसंद करेंगे? है ना, इस समय सिलेंडर की कमी भी तो है। नहीं बेटा, सिलेंडर मत लाओ हम लोग, लेकिन कैसा लाना है? इमेजिनरी तो ले आते हैं। अगर मैं एक सिलेंडर लेकर के आऊं तो क्या सिलेंडर दूरी पर है कि नहीं है? देख लो, हर तरफ बराबर दूरी पर है, और इस हिसाब से सिलेंडर लाने से काम चल जाएगा। यानी अगर रेखीय आवेश है, लाठी चार्ज, तो पढ़ोगे नहीं तो करना पड़ेगा। तो क्या वो सिलिंड्रिकल होता है? कैसा होता है? सिलिंड्रिकल, बेलनाकार होता है। होता ही नहीं होता बेटा? ये हो गया आपके लिए पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, और लीनियर चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल। और अगर मान लो कोई प्लेट हो, कोई ऐसी प्लेट हो, है ना, प्लेन चार्ज। कैसा चार्ज? प्लेन चार्ज। ये मान लो कोई प्लेट है, ये ऐसी कोई प्लेट है, इस पूरी प्लेट पे चार्ज है, तो आप क्या लाना पसंद करेंगे? क्या अगर आप एक क्यूब बनाएंगे तो क्या इस प्लेट से, अगर मान लो ये प्लेट लेकर के आए, है ना, कोई भी प्लेट लेकर के आए, सपोज दैट दिस, ये कोई प्लेट है और इस प्लेट पे चार्ज है ना, कोई शीट है, इस पे चार्ज है, तो अब आप इसको घेरने के लिए क्या लेकर के आएंगे? क्या ऐसे अगर क्यूब लेकर के आएंगे तो सारा चार्ज यहाँ है, क्या इस चार्ज से ये वाला पूरा उतनी ही दूरी पर रहेगा, इधर वाला भी उतनी ही दूरी पर रहेगा? तो क्या ऐसे केस में क्यूब लेकर आएंगे? वो बनाना कठिन था इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। समझ तो गए होंगे? एवरीथिंग इज क्लियर? गॉसियन सरफेस क्लियर है? किस लिए आता है पता है? चार्ज को, या चार्ज ऑब्जेक्ट को घेरने के लिए, है कि नहीं है? ये हो गया गॉसियन सरफेस बेटा। अब गॉसियन सरफेस को हम पढ़ तो लिए हो, सब लोग जान गए हो। तीन प्रकार, कई प्रकार का बनाया था आपने? पॉइंट चार्ज के लिए कैसा था? स्फेरिकल, गोलाकार, है ना। और लीनियर चार्ज के लिए, रेखीय आवेश के लिए सिलेंड्रिकल, है ना। ये जो रॉड है, ये रॉड, इसको अगर चारों तरफ से घेरना है तो क्या आप एक ड्रम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे? नीला ड्रम लगाएंगे ना तो वो क्या चारों तरफ से बराबर पैक हो जाएगा? बहुत लोग पैक हुए हैं, तो वही चीज है। आइए गॉसियन, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? हाउ टू अप्लाई, सावधान रहे, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, एक होता है डिस्क्रीट चार्ज और एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज। पता है सबको? नहीं पता है ना? ये चीज है। गॉसियन सरफेस में दो कंडीशन बताई जाती है। आप किसी भी कीमत पर आपका जो गॉसियन पृष्ठ है वो इससे नहीं गुजरना चाहिए, मतलब यहां से गुजरना नहीं चाहिए। हाँ, इसको घेर तो सकता है, यानी अगर यहां से गुजरा तो ये गलत है। ये आपका क्या चीज है? क्यू। बल्कि अगर ये क्यू ऐसे है और आप ऐसे बनाएंगे तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। पहली क्राइटेरिया, पहली कंडीशन यहां बताई जाती है। समझ में आया? पहली बात ये है कि ये डिस्क्रीट चार्ज को, है ना,